गुड इवनिंग चिल्ड्रन। हाँ, मैंने आप लोगों को चाइनीज़ सिटीजन्स के राइट्स एंड ड्यूटीज़ के बारे में एक नोट आपके व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट किए थे। मुझे पता नहीं आप लोगों ने उस नोट को पढ़े भी है या फिर समझने की कोशिश भी किए हैं। कोई बात नहीं, आज मैं आप लोगों को एक लेक्चर डिलीवर करने जा रही हूँ, जिस लेक्चर में मैं आप लोगों को चाइनीज़ सिटीजन्स की राइट्स और ड्यूटीज़ के बारे में बताना चाहूँगी। तो देखिए, अब तक हमने चाइना के ऊपर काफ़ी चैप्टर्स और टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं। तो जितने भी चैप्टर्स हमने किए हैं, जैसे कि नेशनल पीपल्स कांग्रेस, उसका स्टैंडिंग कमेटी, प्रेसिडेंट, द स्टेट काउंसिल, चाइना की जुडिशियरी, तो इन सब लेक्चर्स सुनने के बाद शायद आप लोगों को पता चल ही चुका है कि चाइनीज़ पॉलिटिकल सिस्टम का जो माहौल, चाइनीज़ पॉलिटिकल सिस्टम का खासियत वो आखिर है क्या। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि चाइनीज़ लोगों की पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, वो दिखने में कैसा लगता है, तो इसका जवाब होगा चाइना का पॉलिटिकल सिस्टम एक डिक्टेटोरियल सिस्टम है, जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है और जहाँ पे लोगों का सब कुछ एक ही पॉलिटिकल पार्टी द्वारा तय होती है, जिस पॉलिटिकल पार्टी का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। ओके, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ही चाइनीज़ पॉलिटिकल सिस्टम को पूरी तरह से रेगुलेट करता है। और जहाँ तक सवाल है चाइनीज़ पीपल का राइट्स यानी उनका अधिकार और उनका ड्यूटीज़ यानी उनका फ़र्ज़, उनका कर्तव्य का, हम देखेंगे कि वहाँ पर भी सिटीजन्स को सिर्फ वही राइट्स मिलता है जो कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा स्वीकारा जाता है। तो अगर आप चाइना की 1982 के संविधान के प्रति ध्यान देंगे तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर 1982 के संविधान में चाइनीज़ नागरिकों को काफ़ी सारा अधिकार दिया गया है। तो इन सब अधिकारों को हम कुछ कैटेगरीज यानी कुछ क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स यानी कि कुछ राजनीतिक अधिकार, और सभ्य समाज में रहने के लिए कुछ सिविल राइट्स यानी सिविल अधिकार, और दूसरा कुछ इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स यानी कि आर्थिक अधिकार और सामाजिक अधिकार। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, चाइनीज़ नागरिकों के लिए 1982 की जो संविधान है, 1982 संविधान, उसने काफ़ी अधिकार चाइनीज़ के नागरिकों को प्रदान किए हैं, जिनमें से 4 कैटेगरी आपको मिलेगा, या फिर आप कह सकते हैं 2 कैटेगरीज आपको मिलेगा, पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स और दूसरा इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स। राइट, तो इन सब अधिकारों को देते वक्त चाइनीज़ संविधान में बार बार एक ही बात पर जोर दिया गया है कि पश्चिमी डेमोक्रेटिक और लिबरल देशों ने, जैसे कि यूएसए ने और यूरोप की काफ़ी देशों ने, अपने नागरिकों को सिर्फ पॉलिटिकल और सिविल राइट्स प्रदान किए हैं, कोई इकोनॉमिक या सोशल राइट्स प्रदान नहीं किए हैं। लेकिन जब हम चाइना को देखेंगे तो चाइना में पॉलिटिकल और सिविल राइट्स के साथ साथ इकोनॉमिक और सोशल राइट्स भी दिए गए हैं। मैं क्या बोल रही हूँ, चाइना में नागरिकों को जो अधिकार मिला है, चाइनीज़ सिटीजन्स का राइट्स और ड्यूटीज़ के साथ पश्चिमी डेमोक्रेटिक देशों की नागरिकों का राइट्स में फ़र्क क्या है। पश्चिम के लिबरल डेमोक्रेटिक देशों में, जैसे कि यूएसए में, पश्चिम यूरोप के देशों में, नागरिकों को सिर्फ और सिर्फ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स दिया गया है, मतलब
उनके लिए कुछ राजनीतिक अधिकार है और कुछ सिविल यानी कुछ सभ्य समाज में नागरिक अधिकार है। लेकिन सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स पश्चिमी लिबरल डेमोक्रेसीज ने अपने नागरिकों को नहीं दिया है। तो सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स सिर्फ और सिर्फ चाइना ने अपने नागरिकों को दिए हैं। तो सोशल और इकोनॉमिक राइट्स में कौन सी बड़ी बात है जो लिबरल डेमोक्रेसीज ये सब अधिकार अपने नागरिकों को नहीं दे पाया? तो मैं आपको बता दूं, इकोनॉमिक राइट्स देने का मतलब है आपको आपके देश की सभी नागरिकों को खाने पीने का, एक मकान में रहने का, एक इज़्ज़तदार ज़िंदगी जीने का, डिग्निटी के साथ लाइफ लीड करने का, काम करने का और उनके काबिलियत के अनुसार काम करने का अधिकार देता है। तो सोचिए, अगर एक राष्ट्र को अपने सभी नागरिकों के लिए काम का इंतज़ाम करना पड़े, खाने का इंतज़ाम करना पड़े, रहने का जगह और मकान का इंतज़ाम करना पड़े, तो ये सब उस राष्ट्र के लिए काफ़ी जिम्मेदारी वाली बात हो जाएगी और काफ़ी बोझ भी आएगा राष्ट्र की आर्थिक संपदा के ऊपर। इसलिए आप देखिएगा कि पश्चिमी डेमोक्रेसीज ने, यहाँ तक कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने भी इकोनॉमिक और सोशल राइट्स को फंडामेंटल राइट्स का स्टेटस नहीं दिया है, क्योंकि इकोनॉमिक और सोशल राइट्स को हकीकत में इम्प्लीमेंट करना, लागू करना एक बहुत जिम्मेदारी की बात होती है और नेशनल रिसोर्स, हमारे आर्थिक संपदा पर भी एक काफ़ी बोझ बन सकता है। तो बहुत सारे देशों ने सोशल और इकोनॉमिक राइट्स को फंडामेंटल राइट्स का जगह नहीं दिया है। लेकिन चाइना अपने आप पर फ़ख्र महसूस करता है, नाज करता है इस बात को लेकर कि उसने अपने नागरिकों को पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स को गारंटी देने के साथ साथ इकोनॉमिक और सोशल राइट्स को भी इंश्योर किया है। अब मैं आपको बता दूं, पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स को कहा जाता है फर्स्ट जनरेशन राइट्स, पहली पीढ़ी के अधिकार, क्योंकि पॉलिटिकल और सिविल राइट्स को प्रैक्टिकली रियलिटी में इम्प्लीमेंट करना ज़्यादा मुश्किल बात नहीं होती है। लेकिन दूसरी ओर सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स को क्या कहा जाता है? सेकेंड जनरेशन राइट्स, यानी दूसरे पीढ़ी का अधिकार। क्यों? क्योंकि सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स को प्रैक्टिकली लागू करना काफ़ी मुश्किल होता है। हर किसी राष्ट्र की बस की बात नहीं होता है कि वो अपने नागरिकों को सोशल और इकोनॉमिक राइट्स गारंटी करे। तो आइए अब चाइना के अंदर झांक कर देखते हैं कि उसके 1982 कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार नागरिकों को कौन कौन सा पॉलिटिकल, सिविल, सोशल और इकोनॉमिक राइट्स मिला है। तो पहले ही हम फर्स्ट जनरेशन राइट्स यानी पॉलिटिकल और सिविल राइट्स के बारे में जानेंगे। तो देखिए, 1982 के संविधान ने पहला सिविल राइट जो नागरिकों को दिया है, आपके नोट में भी है, वो है राइट टू पर्सनल फ्रीडम। ओके, तो पर्सनल फ्रीडम का क्या मतलब है? एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी, उसकी शख्सियत का सही तरह से विकास होने के लिए, उसका पर्सनैलिटी का सही मायने में डेवलपमेंट होने के लिए जो सब अधिकार ज़रूरी है, इन सब को कहा जाता है राइट टू पर्सनल फ्रीडम्स। तो इसमें कौन कौन सा फ्रीडम है, थोड़ा देख लेते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी कि जो भी मन में आए उसको बोलने का अधिकार। फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस मतलब
प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इन सबको अधिकार है कि वो हकीकत को न्यूज़ के ज़रिए सभी नागरिकों के पास पहुंचाए और फ्रीडम के साथ काम करे। उसके बाद फ्रीडम ऑफ असेंबली यानी कि जमायत करने का अधिकार। नागरिकों को शांतिपूर्ण उपाय में किसी भी जगह पर जमायत करने का अधिकार है। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन यानी कि कोई भी एसोसिएशन बनाने का अधिकार है। फ्रीडम ऑफ प्रोसेशन यानी कि किसी भी इशू के ऊपर एक प्रोसेशन निकालने का अधिकार नागरिकों को है। एंड फाइनली फ्रीडम ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन यानी नागरिकों को अगर सरकार की किसी भी काम के खिलाफ कोई शिकायत है, सरकार की किसी भी पॉलिसी के खिलाफ कोई भी शिकायत है, तो वो डेमोन्स्ट्रेट करके मतलब रास्ते पर शांतिपूर्ण उपाय में आंदोलन करके राष्ट्र के उस पॉलिसी के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। उसके बाद देखिए, इसी संविधान के आर्टिकल 37 ने और एक सिविल राइट नागरिकों को दिया है और उसमें क्या लिखा है? फ्रीडम फ्रॉम आर्बिट्ररी अरेस्ट एंड डिटेंशन विदाउट ट्रायल यानी कि नागरिकों को फ्रीडम है, आज़ादी है कि उन्हें बेवजह अरेस्ट, गिरफ्तार ना किया जाए। तो आर्बिट्ररी अरेस्ट मतलब, आर्बिट्ररी का मतलब है किसी ने भी अपने मर्जी से किसी को अरेस्ट कर लिया बिना किसी वजह, बिना किसी वारंट के। तो चाइना की संविधान में साफ साफ लिखा है कि ऐसा आर्बिट्ररी अरेस्ट नहीं किया जाएगा। ओके, तो आर्बिट्ररी अरेस्ट, बिना वजह गिरफ्तार से नागरिकों का बचने का अधिकार है और उनको दिनों तक जेल के अंदर, कस्टडी के अंदर कोई भी ट्रायल या जजमेंट किए बगैर नहीं रखा जा सकता है। ओके, तो कहा गया है कि किसी को भी अरेस्ट करने से पहले एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का अप्रूवल की ज़रूरत है, अर्थात एक ऐसी अथॉरिटी जिसके पास वो पावर्स है जिसके ज़रिए वो अपने नागरिकों को अरेस्ट कर सके कोई वजह के आधार पर, तभी ऐसा अथॉरिटी का अप्रूवल देने के बाद ही किसी नागरिक को अरेस्ट किया जा सकता है। और अनलॉफुल डिटेंशन यानी कि बेवजह किसी को जेल में गिरफ्तार करके दिनों तक बंद रखने का भी कोई कानूनी बुनियाद नहीं है। अगर नागरिकों को जेल में रखना है तो एक फ़िक्स टाइम के अंदर उनका ट्रायल यानी कोर्ट में उनका केस, उनका जो केस है उसको फाइल करके सुनवाई करनी पड़ेगी और जल्द से जल्द उस पर या तो उस व्यक्ति को रिहा कर दिया जाना चाहिए या फिर अगर उसका गुनाह साबित हुआ तो उसे सज़ा प्राप्त होगा। लेकिन बिना विचार किए, बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी जुडिशियल इंटरवेंशन के एक आदमी को दिनों तक जेल में नहीं रखा जा सकता है। उसके बाद देखिए आर्टिकल 38 कह रहे हैं कि पर्सनल डिग्निटी ऑफ द सिटीजन्स इज़ इनवायलेबल। तो चाइनीज़ नागरिकों का जो पर्सनल डिग्निटी है, हर एक व्यक्ति को डिग्निटी यानी इज़्ज़त के साथ जीने का हक है और उनका इज़्ज़त को बेवजह आप छीन नहीं सकते हैं। तो कैसे? किसी पर कोई भी फॉल्स चार्ज यानी कि झूठा आरोप नहीं लगाया जा सकता है। बिना वजह, बिना किसी वारंट के किसी भी नागरिक का घर, उनका रहने का जगह आप सर्च नहीं कर सकते हैं,
उनकी इजाज़त लिए बगैर उनका घर आप सर्च नहीं कर सकते हैं, और तो और उनको वे बजाय आप इंसल्ट यानी अपमान भी नहीं कर सकते। तो आर्टिकल 38 ने ये सब अधिकार सुरक्षित रखा है और इन अधिकारों को एक साथ कहा जाता है राइट टू पर्सनल डिग्निटी। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट सिविल राइट है राइट टू प्राइवेसी, यानी हर एक नागरिकों को अपना प्राइवेसी मेंटेन करने का हक है। वो किसके साथ मोबाइल में चैट करेगा, किसके साथ फेसबुक में कनेक्टेड रहेगा, किस के साथ वो अपना कम्युनिकेशन बनाए रखेगा, इन सब पर राष्ट्र को दखलंदाजी करने का या वे बजाय इंटरवेन करने का कोई हक नहीं। इसका मतलब प्राइवेसी यानी हर एक व्यक्ति का व्यक्तिगत जिंदगी बनाए रखने में उनका अधिकार अटूट रहेगा, राष्ट्र उसमें दखलंदाजी नहीं करेगा। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट सिविल राइट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस बिलीफ। संविधान की आर्टिकल 36 ने इस रिलीजियस बिलीफ को सुरक्षित रखने का अधिकार को स्वीकारा है और कहा है कि हर एक चाइनीज़ नागरिक को हक है कि वो अपना अपना रिलीजियस बिलीफ, अपना अपना धर्म और मज़हब का पालन कर सकता है, राष्ट्र इसमें कोई दखलंदाजी नहीं करेगा। और इसी के साथ सिविल राइट्स के साथ साथ बहुत सारे पॉलिटिकल राइट्स भी नागरिकों के लिए सुरक्षित रखा गया है। तो आइए पॉलिटिकल राइट्स भी देख लेते हैं। 1982 के संविधान के अनुसार कहा जाता है कि हर किसी चाइनीज़ नागरिक को पॉलिटिकल राइट्स यानी राजनीतिक अधिकार मिलेगा विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन on the basis of nationality, race, sex, education, occupation, property, status और length of residence। यानी कि एक इंसान की नेशनलिटी क्या है, वो कौन से जात की है, उसका सेक्स क्या है, मेल है या फीमेल है, उसका एजुकेशन लेवल क्या है, पढ़े लिखे है या अनपढ़ गवार है, उसका ऑक्यूपेशन यानी कि वो काम क्या करता है, उसके पास प्रॉपर्टी है भी या नहीं, वो रहते हैं कहाँ पर, इन सब बातों को भूलकर सभी नागरिकों को एक समान एक जैसा पॉलिटिकल राइट्स मिलना चाहिए। तो पॉलिटिकल राइट्स में सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट राइट जो आता है वो है आर्टिकल 35। संविधान के आर्टिकल 35 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को आप उसके पॉलिटिकल राइट से वंचित नहीं कर सकते हैं। तो कौन सी पॉलिटिकल राइट? वो सब पॉलिटिकल राइट्स है नंबर 1 राइट्स ऑफ द चाइनीज़ नेशनल्स। तो चाइना में बहुत सारे नेशनलिटी के लोग एक साथ रहते हैं, तो किसी भी नेशनलिटी के लोगों को उनके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है। संविधान के आर्टिकल 50 बोल रहे हैं द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स द लेजिटिमेट राइट्स एंड इंटरेस्ट्स ऑफ द चाइनीज़ नेशनल्स living abroad and lawful rights and interests of returned overseas Chinese as well as of the family members of the Chinese nationals living abroad। तो इसका क्या मतलब हुआ? संविधान की आर्टिकल 50 में कहा गया है कि चाइना की जितने भी नेशनलिटीज़ की लोग हैं उनके अधिकारों को राष्ट्र सुरक्षित रखने की कोशिश करेगा। जो सब चाइनीज़ नागरिक देश की बाहर यानी अब्रॉड रहते हैं, दूसरे देशों में रहते हैं, विदेशों में भी उन सब चाइनीज़ नागरिकों का अधिकार राष्ट्र सुरक्षित रखने का कोशिश करेगा।
उनके जो लॉफुल राइट्स है यानी संविधान के द्वारा जो सब अधिकार वो उसे भोगना चाहिए, वो सब अधिकार राष्ट्र उन सब नागरिकों को देंगे। और तो और जो सब चाइनीज़ नागरिक बहुत साल बाद विदेश से चाइना में वापस लौट आया है, उनका अधिकार भी चाइनीज़ संविधान सुरक्षित रखेगा। तो मैंने इतने सारे जो पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स के बारे में आप लोगों को बताया। कौन कौन सा सिविल राइट्स? पहला सिविल राइट्स जिसके बारे में मैंने बताया था वो है राइट टू पर्सनल फ्रीडम, जिसके अंदर आप लोगों को मैंने बताया था फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ प्रोसेशन, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, ये सब अधिकार। उसके बाद मैंने बताया था राइट टू पर्सनल डिग्निटी, यानी कोई भी झूठा आरोप लगाकर किसी भी नागरिक को उसके हक से अधिकार से जुदा नहीं किया जा सकता है। उसके बाद मैंने कहा था फ्रीडम फ्रॉम आर्बिट्ररी अरेस्ट एंड डिटेंशन विदाउट ट्रायल, यानी कि बिना वजह गिरफ्तार होने से बचने का अधिकार और बिना वजह दिनों तक जेल में सड़कना, कोई विचार ना होना, इसके खिलाफ नागरिकों का अधिकार, ये भी इम्पोर्टेंट सिविल राइट्स है। फिर मैंने कहा था फ्रीडम ऑफ रिलीजियस बिलीफ, यानी सभी नागरिकों को अपना अपना धर्म और मज़हब का पालन करने का आज़ादी। तो ये सब है सिविल राइट्स और पॉलिटिकल राइट्स है। देश के अंदर हर किसी नागरिक बिना किसी भी विचार के, चाहे वो जिस किसी भी जात के हो, जिस किसी भी नेशनलिटी की हो, जहाँ के ही रहने वाला हो, जिस किसी लैंग्वेज में बात करने वाला हो, चाहे उनके पास प्रॉपर्टी हो या ना हो, एजुकेशन हो या ना हो, वो सब एक समान तौर पे पॉलिटिकल राइट्स भोग सकते हैं। और तो और जो सब चाइनीज़ लोग विदेश में रहते हैं, चाइना से बाहर रहते हैं, उनको भी अपना अपना हक मिलेगा। और अगर वो किसी वजह से विदेश से चाइना वापस लौट आता है, तब भी राष्ट्र उनका अधिकार सुरक्षित रखेगा। तो ये जो पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स के बारे में मैंने आपको बताया, अब बारी आती है इन सब राइट्स को इवैल्यूएट करने का, यानी कि इन सब राइट्स का मूल्यांकन करने का। मतलब देखना पड़ेगा कि ये जो इतने सारे सिविल और पॉलिटिकल राइट्स संविधान ने सुरक्षित किया, क्या सच में चीना नागरिकों को ये सब अधिकार मिलता है? तो हम लोग एक एक करके अधिकार को उठाएंगे और देखेंगे कि सच में वो अधिकार नागरिकों को मिलता भी है या नहीं। तो पहले ही अगर हम बात करें पर्सनल फ्रीडम की, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो क्या आपको सच में लगता है कि चाइनीज़ नागरिकों को स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अधिकार है? नहीं। स्पीच और एक्सप्रेशन तब तक आज़ाद रहेगा जब तक सरकार या कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोल रहा है। मान लीजिए अगर कम्युनिस्ट पार्टी के किसी भी पॉलिसी के खिलाफ किसी व्यक्ति ने या किसी इंस्टीट्यूशन ने आवाज़ उठाया, अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया, तो उस व्यक्ति को फ़ौरन सज़ा मिलेगा। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ, हाल ही में जब कोविड-19 नाम का पैंडेमिक पूरा देश में फैल गया, तब एक चाइनीज़ डॉक्टर ने बहुत पहले ही दुनिया के सामने इस बात का खुलासा कर दिया था कि ये जो कोरोना वायरस ये यूहान की लैबोरेटरी से लीक हुआ है और इसके वजह से काफ़ी सारे चाइनीज़ नागरिकों की मौत हो गई है। चाइना की प्रेसिडेंट जी जिनपिंग ने डेलिबरेटली जानबूझकर ये तत्व, ये न्यूज़, ये इन्फॉर्मेशन दुनिया से छुपा कर रखा था
जिसके वजह से ये वायरस पूरे दुनिया में फैल गया। तो जैसे ही वुहान की इन डॉक्टरों ने चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के इस करतूत को सबके सामने लाया और कोरोना वायरस की सच्चाई के बारे में दुनिया को बताने की कोशिश किया, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के निर्देश के मुताबिक इस डॉक्टर को मार दिया गया। ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स जिन्होंने सच्चाई को सबके सामने पेश करने की कोशिश किया था, इस वायरस के फैलने के पीछे चाइना कितना बड़ा जिम्मेदार है इस बात को साबित करने की कोशिश किया था, उन सबको मार दिया गया। तो अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है तो फिर सच्चाई सबके सामने रखने वाला शख्स को, व्यक्तियों को क्यों मार दिया जाता है? इससे साबित होता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन सिर्फ नाम के वास्ते है। सच्चाई में कोई भी स्पीच या कोई भी एक्सप्रेशन अगर कम्युनिस्ट पार्टी या सरकार के खिलाफ जाता है तो उसको मंजूरी नहीं दिया जाता है। उसके बाद देखिए फ्रीडम ऑफ असेंबली। असेंबली का क्या मतलब होता है? किसी भी इशू पर, किसी भी विषय पर बातचीत करने के लिए अगर शांतिपूर्ण रूप से लोग जमायत करें। तो मैं आपको बता दूं, सन 1989 में चाइना की राजधानी बीजिंग में एक बहुत बड़ा जगह है गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के सामने, जिसका नाम है तियाननमेन स्क्वायर। तियाननमेन स्क्वायर, इस जगह पर कई सारे डॉक्टर्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स और प्रोफेशनल लोग 1989 में जमायत कर रहे थे। किस लिए? चाइनीज़ सरकार की भ्रष्टाचार, उनकी बुरे पॉलिसीज़ का निंदा करने के लिए और साथ में इस बात की मांग करने के लिए कि हर किसी चाइनीज़ नागरिक को उनकी काबिलियत के अनुसार नौकरी मिले और ना ही सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थकों को ही नौकरी दिया जाए चुन चुन के। लेकिन जैसे ही इन लोगों का जमायत असेंबली तियाननमेन स्क्वायर में हुआ, तब चाइनीज़ अथॉरिटी ने कम्युनिस्ट पार्टी की इशारों पर इस असेंबली पर गोली चला दिया और काफ़ी लोग जो इसमें शामिल थे, ये लोग मारे गए। हाल ही में आप देख रहे हैं हांगकांग में क्या चल रहा है, जब लोग डेमोक्रेसी की मांग कर रहे हैं और डेमोक्रेसी वापस लाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, तो चाइना की कम्युनिस्ट सरकार इन पर कैसी बुरी तरह से जुल्म और सितम कर रहे हैं। इनको अरेस्ट कर रहे हैं, इनको जेल में डाल रहे हैं, इन पर टॉर्चर हो रहा है और बहुत सारे लोगों को मार भी दिया जा रहा है। तो फ्रीडम ऑफ असेंबली नाम की कोई चीज़ नहीं है। ठीक उसी तरह फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन सिर्फ संविधान में ही है, हकीकत में इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है। और तो और मैं आपको बताऊँ, एक इम्पॉर्टेंट सिविल राइट जिसका हमेशा गलत इस्तेमाल होता है, जिसका हमेशा वायलेशन होता है, वो है फ्रीडम फ्रॉम आर्बिट्ररी अरेस्ट एंड इलीगल डिटेंशन। तो संविधान ने भले ही कहा है कि बेवजह किसी को अरेस्ट नहीं किया जाएगा, बेवजह किसी को जेल में दिनों तक नहीं रखा जाएगा उसका विचार किए बिना, लेकिन चाइनीज़ पॉलिटिक्स में, चाइनीज़ सोसाइटी में ऐसा बहुत सारा केस चलता रहता है जहाँ पर बिना किसी वजह की ही नागरिकों को अरेस्ट कर लिया जाता है, उनके घर से उठाकर जेल में डाल दिया जाता है और उन पर कोई कार्रवाई, कोई विचार भी नहीं होता है। सालों से उन्हें जेल में सड़ना पड़ता है। तो क्यों होता है और कौन कौन सी व्यक्तियों के साथ ऐसा होता है? जो भी व्यक्ति कम्युनिस्ट सरकार के रॉन्ग पॉलिसीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाता है, सरकार की कामकाज का निंदा समालोचना करता है, ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ ऐसे आर्बिट्ररी अरेस्ट चलता ही रहता है। उसके बाद देखिए
रिलीजियस फ्रीडम की बात कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन रिलीजियस फ्रीडम भी यहाँ पर है नहीं। आप लोगों में से ही किसी ने मुझको सवाल किया था कि चाइना की उइघुर मुस्लिम कम्युनिटी पर क्यों जुल्म होता है, क्यों उनको आज़ादी नहीं है दूसरे कम्युनिटी के लोगों की तरह आज़ाद ज़िंदगी जीने का। तो उत्तर में मैं यही कहूँगी कि मुस्लिम कम्युनिटी के जितने भी लोग चाइना में है, खास करके जिनजियांग प्रदेश की ये जो उइघुर मुस्लिम कम्युनिटी है, उनको कोई हक नहीं कि वो अपने सिरे से आज़ादी के साथ अपना धर्म, अपना मज़हब का पालन करें। चाइना को हमेशा ये डर रहता है, चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी परिचालित सरकार को हमेशा ये डर लगा रहता है कि उइघुर कम्युनिटी के मुस्लिम्स चाइना से अलग होकर जिनजियांग प्रदेश को शायद चाइना से बाहर कर देगा, चाइना से सेपरेट हो जाने की कोशिश कर रहा है और इनको अलगाववादी सोचकर उइघुर मुस्लिम्स पर बहुत जुल्म होता है। बिना वजह इनको डिटेंशन कैंप में डाल दिया जाता है, जहां इनका शुद्धिकरण चलता है, मतलब इनका रिफॉर्म, इनका संस्कार होना, संस्कार का एक प्रक्रिया चलता है। लेकिन असल में संस्कार के नाम पर उइघुर मुस्लिम्स को ज़बरदस्ती किया जाता है कि वो अपना इस्लाम धर्म छोड़ दे और बुद्धिस्ट या फिर क्रिश्चियन धर्म को अपना ले। और तो और उनके औरतों पर जुल्म होता है, उनके बच्चों को स्कूल और एजुकेशन लेने का कोई अधिकार नहीं दिया जाता है और मर्दों पर सुबह से लेकर शाम तक टॉर्चर किया जाता है। उनका ब्रेन वॉशिंग चलता रहता है, उनको ये कहा जाता है कि वो कोई दूसरा धर्म या मज़हब चुन ले, इस्लाम को छोड़ दे। तो रिलीजियस फ्रीडम भी सिर्फ संविधान में लिखा है, असल में चाइनीज़ पॉलिटिक्स में फ्रीडम ऑफ रिलीजियन नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। तो जिस तरह से सिविल राइट्स को डिनाई किया जाता है, नागरिकों को सिविल राइट्स से वंचित किया जाता है, ठीक उसी तरह नागरिकों को उनके पॉलिटिकल राइट्स भी नहीं मिलता है। सिर्फ और सिर्फ जो व्यक्तियाँ, जो शख्स कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थक है या फिर कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत करीबी लोग हैं, उन्हीं का पॉलिटिकल राइट्स सुरक्षित रखा जाता है। दूसरे किसी भी लोगों के पॉलिटिकल राइट्स के बारे में चाइनीज़ गवर्नमेंट को कोई फिक्र नहीं है। तो इसी के साथ मेरा पॉलिटिकल और सिविल राइट्स का डिस्कशन ख़त्म होता है। मेरा अगला लेक्चर होगा इकोनॉमिक और सोशल राइट्स के ऊपर। तब तक आप पॉलिटिकल और सिविल राइट्स का लेक्चर सुनिए, नोट पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए और अगर आपके दिल में कोई सवाल हो तो ज़रूर व्हाट्सएप ग्रुप में वो सवाल रखिए। मैं अपना जवाब रिकॉर्ड करके आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूँगी। ओके, तो अगले लेक्चर होगा इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स और उनका मूल्यांकन। जैसे आज हम लोगों ने पॉलिटिकल और सिविल राइट्स को पढ़ने के बाद इवैल्यूएट किया कि सच में नागरिकों को ये सब मिलता है या नहीं, ठीक उसी तरह अगले लेक्चर में हम सोशल और इकोनॉमिक राइट्स के बारे में जानेंगे और देखेंगे क्या ये राइट्स सच में नागरिकों को मिलता है या नहीं। टिल देन, गुड नाइट, सी यू in the next class.